हेलो फ्रेंड्स, रीट एसएसटी मेंस में दिशा बुक में से हिस्ट्री वाले पार्ट में से नेक्स्ट टॉपिक मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज भारत में 5 वर्ष 302 से 297 ईस्वी पूर्व तक रहा। ईस्वी पूर्व उल्टा चलता है इसीलिए। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका का मूल रूप उपलब्ध नहीं है। इसका वर्तमान संकलन एरियन ने ऐतिहासिक वृत्तांतों के आधार पर किया। मेगास्थनीज की इंडिका इस समय स्ट्रेबो, एरियन, डायाडोरस लेखकों के उद्धरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल के भारत कौन आया? तो मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य, कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रमुख विषय राजनीति है। अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया है। श्रवण बेलगोला संबंधित है तो जैन धर्म से। कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चंद्रगिर पहाड़ी पर चला गया और एक सच्चे जैन भिक्षु की बातें उसने निराहार समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो श्रवण बेलगोला में। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया? तो वो था चंद्रगुप्त। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? तो चंद्रगुप्त गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार 298 ईस्वी में मगध का राजा बना। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो मास की लघु अभिलेख में। ऐसे याद रख लो कि अशोक को अशोक नाम से इसकी माँ से बुलाती थी तो मास की अभिलेख में। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक। अशोक के खरगोष्ठी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। ब्राह्मी लिपि बाई से दाई लिखी जाने वाली इस लिपि ने अशोक के अधिकांश लेख उत्कीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय लिपि थी जो समस्त भारत में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि दाई से बाई लिखी जाने वाली इस लिपि का प्रयोग अशोक के शाहबाजगढ़ी व मानसेरा के शिलालेखों में किया गया है। अरमाइक लिपि कांधार व जलालाबाद के लघु शिलालेखों में उत्कीर्ण है। अरमाइक क्या है? तो अरमाइक लिपि है। अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखित है? ब्राह्मी लिपि में नहीं है तो शाहबाजगढ़ी नहीं है, कलसी है, एर्रेगुड्डी है और भाब्रू है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। पढ़ने वाला प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी थी। तक्षशिला से अरमाइक लिपि से अरमाइक लिपि से लिखा गया एक भग्न अभिलेख शेर कुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषिक यूनानी व सीरिया भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान पर अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक के राज्य काल की पहली बड़ी घटना कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा युद्ध और इसके अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में से हुई पीड़ा पर अपना दुख तथा पश्चाताप व्यक्त किया। कलिंग किसका प्राचीन नाम था? तो तटवर्ती उड़ीसा का। निम्न में से अशोक में किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ऐसा तो फर्स्ट में भी हुआ है और एक और शिलालेख में भी हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या करना वर्जित था। राजकीय रसोई में 2 मोर एवं 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध का वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? तो 5वें। पंचम बृहद शिलालेख धम्म महामात्र 255 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की। यह अधिकारी नियुक्त करने वाला वह प्रथम सम्राट था। अशोक ने इसे नए पद का सृजन किया। धम्म महामात्र का प्रमुख कार्य धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो कनगनहल्ली। कनगनहल्ली स्तूप कर्नाटक नामक उत्खनन स्थल पर एक लंबा एवं 145 लघु अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज है सम्राट अशोक के प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिभा जिस पर राया अशोक लिखा है। किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? तो अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व के कलिंग युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात के बाद युद्ध विजय को छोड़कर धम्म विजय अपना लिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से। सिहली अनुश्रुतियां द्वीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या था? तो देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। इसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवाना प्रियदर्शी कहा गया जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म आस्था के संकेत मिलते हैं। मौर्य युगीन शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो रामपुरवा का पाषाण वृषभ। रामपुरवा का वृषभ सिंह शीर्ष से बिहार प्रांत के चंपारण जिले में मिला है। सुमलिखित नहीं है तो सारनाथ में 4 सिंह है तो सही है। सार तो 4 में ही है। रामपुरवा में सांड है तो सही है। संकिसा में अश्व है नहीं, संकिसा में तो हाथी है।
लोरिया नंदनगढ़ में सिंह है तो सही है, सिंह को लोरी सुना रहे हैं। यूपी में स्थित संकीसा अशोक स्तंभ पर हाथी की मूर्ति निर्मित है। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? तो संकीसा। मौर्य काल में प्रथम प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? तो पर्ण था। काशार्पण या पर्ण या धरण चांदी का बना सिक्का होता था। अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें कूटों का सही उत्तर बताइए। तो उसकी सतह चमकदार थी, एक तो ये सही है। स्तंभों की यष्टि लाट एकाश में थी, ये सही है। अशोक के एकाश में स्तंभ विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं: दंड, शिखर, फलक और पशु प्रतिमा। दंड एक ही पत्थर पर बना होता है जिस पर सुंदर पॉलिश की जाती है। पॉलिश इतनी उत्तम थी कि बहुत से विदेशी यात्री इन्हें धातु समझने लगे थे। सारनाथ की 4 सिंहों की मूर्ति वाला शिखर कला का उत्कृष्ट नमूना है। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो धौली नहीं थी, तक्षशिला, तौसाली और सुवर्णगिरी थी। मौर्यकालीन 5 प्रचक्र एवं उनकी राजधानियां: प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग की तौसाली थी, दक्षिण पथ कर्नाटक की राजधानी सुवर्णगिरी थी और अवंती मालवा की राजधानी उज्जैनी थी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र में नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था, तक्षशिला, उज्जैनी और तौसाली तो था। मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो राजनीतिक केंद्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? तो शान-ए-कुना। कंधार के पास शर-ए-कुना, शान-ए-कुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामाइक लिपियों में लिखा द्विभाषिक अभिलेख मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक नहीं था, राजुक, युक्त और प्रादेशिक तो है। अग्रहारिक गुप्त काल में दान विभाग का मुखिया होता है, आगे आके दान करता है, तो अग्रहारिक। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर, पंक मतलब कीचड़ होता है ना। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य काल में सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला राजकीय कार्य था। मौर्य काल में उदक भाग था। तो उदक एक सिंचाई कर था। एक तो उधर होता है मतलब पेट, उदक, उदक पेट में सिंचाई करना, ठीक है। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई करने पर 1/5 भाग से 1/3 भाग कर वसूला जाता था, जिसे उदक भाग कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमि कर सीताध्यक्ष। सीता माँ भूमि की मतलब पृथ्वी की पुत्री थी ना, तो सीता कर भूमि अध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। वो भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमाई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व्यापार कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कार्य, कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग के नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिनका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो एमपी में है। भोपाल एमपी से 25 किमी दूर सांची का स्तूप मौर्य काल की महत्वपूर्ण कृति थी। इसका आधार 30 मीटर तथा ऊंचाई 25 मीटर थी। स्तूप लाल रंग का बलुआ पत्थर का बना था। इसका आकार अर्धमंडलाकार था। अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृति और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी, तो ये ईरान से प्रभावित थे। ईरान, सीरियाई बेबीलोन से पशुओं की मूर्तियां एवं स्तंभों की सजावट या यूनान के पत्थरों पर दृश्य अंकित करने की कला भारतीय कलाकारों ने ग्रहण की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों, घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो मौर्य काल में। सुमलिखित करना है तो
प्रस्तर या हाथी धोली में, प्रस्तर हाथी धोली में, और 4 एशियन सिंह तो सारनाथ में, सार तो 4 में ही है। भव्य प्रवेश द्वार, तो भव्य प्रवेश द्वार कहाँ है, तो सांची में है। भव्य प्रवेश द्वार सच में होते हैं सांची में। त्रिमूर्ति प्रतिमा, तो त्रिमूर्ति एलिफेंट की त्रिमूर्ति। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है, तो दासों के लिए किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने दास के लिए अहितक शब्द का प्रयोग किया है। अहि मतलब होता है सुबह, अहि तक मतलब जो सुबह तक कार्य करे। कौन, तो दिन रात स्वामी की सेवा में कौन, दास लगे रहते ना, तो दासों के लिए प्रयोग किया गया है। मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है, तो 6। सैनिक व्यवस्था, सेना के प्रबंध के लिए एक सैनिक विभाग होता था जो 6 समितियों में विभाजित था। ये समितियां थी जल सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, गज सेना, यातायात की देखभाल करती थी तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था करती थी। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य थे। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है, तो महावंश में। निम्नलिखित में से मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त हुआ है, तो महास्थान अभिलेख में। महास्थान एक ऐतिहासिक स्थान है जो बांग्लादेश के बोगरा जिले में गंगा नदी की मुख्य धारा पद्मा के उत्तर में स्थित है। महास्थान में अशोक के पूर्व के मौर्य अभिलेख मिले हैं। अभिलेख में उल्लेखित है कि उस समय महास्थान का नाम पुंड्रनगर था। पुंड्रनगर के महामत का वर्णन अकाल सहायता की कार्यवाहियों के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। अभी तक यहाँ पर की गई खुदाइयों में शुंग काल की मृण मूर्तियां मिली है। गुप्त काल में पुंड्रनगर पुंड्रवर्धन भुक्ति नाम से दामोदर पूर्व घट्ट लेखों में वर्णित है। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये स्तंभ चुनार के बलवा पत्थर से निर्मित थे, तो राइट। स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार था, तो राइट। यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखित कमल के रूप में उकेरा गया है, तो राइट। ठीक है। और अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दिखाई गई है। नहीं, दोनों की मूर्ति नहीं दिखाई गई है, सिर्फ पशु की मूर्ति दिखाई गई है। निम्नलिखित में से अशोक की अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। हाँ, सिवाय 2 को छोड़ के, तो अधिकांश है ना, सही है ये। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, तो सही है। उनके अभिलेखों में कुछ यूनानी और अरेमाइक लिपियों में भी उत्कीर्ण है, तो ये भी सही है। उनके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले। नहीं, 3 नहीं मिले। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है? तो एक तो उसकी माँ से बुलाती थी उसको अशोक के नैटूर अभिलेख में, हाँ ठीक है। अशोक के गुर्जरा अभिलेख में, हाँ, और मास्की अभिलेख में, तो और उदयगोलम अभिलेख में, तो ये सब में अशोक को अशोक मिला है। इसको याद करने की ट्रिक है गुजरा मौसी को नैटूर में उदर विकार हुआ। गुर्जरा मौसी को नैटूर में उदर विकार हुआ। अब सुमलिखित करना है, तो स्थानिक बोलते हैं प्रशासन के मध्यवर्ती स्तर पर राजस्व संहर्ता को। नागरिक बोलते हैं नगरों के प्रमुख को। पुलिशनी और प्रतिवेदक ये बोलते हैं जासूस या गुप्तचर को। पुलिशनी मतलब पुलिस जो होते हैं ना वो। गहपति बोलते हैं साहसी निवेशक जो कृषकों को वित्तीय सहायता देते थे। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।